हे गाइस, दिस इज ओम एंड वेलकम टू सिविल राजा योर गेटवे टू फ्यूचर। सो गाइस, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग सीखने वाले हैं स्लैब डिटेलिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग अपने ऑटोकैड फाइल को जनरेट करेंगे। कहाँ से? आरसीडीसी से। ओके, तो आरसीडीसी में क्या क्या सेटिंग्स करनी होती है वो सारी चीज़ें समझते हुए हम लोग अपने फाइल को जनरेट करेंगे। तो ऑलरेडी सब कुछ डिजाइन हो चुका है इस प्रोजेक्ट का, तो यहाँ से बस हम लोग को डिजाइनिंग स्टार्ट कर देनी है। ओके, सॉरी, डिटेलिंग स्टार्ट करनी है। और डिटेलिंग स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ रिजल्ट चाहिए होंगे, वो रिजल्ट हमें आरसीडीसी देने वाला है। ओके, तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिज़ाइन तो कंप्लीट हो चुका है, डिज़ाइन रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन अगर आप इसमें कोई सेटिंग करना चाहते हैं, डिज़ाइन पैरामीटर्स को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको ये डिज़ाइन जो है उसको अनलॉक करना होगा पहले। तो यहाँ से हम लोगों ने इसे अनलॉक कर लिया। उसके बाद हम लोग डिज़ाइन पैरामीटर्स में कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि बाई डिफ़ॉल्ट जो है हमारा बॉटम कंटिन्यूअस सपोर्ट जो है वो हमारे पास कितना होता है, L/4 का होता है। टॉप कंटिन्यूअस सपोर्ट भी हमारे पास L/4 का होता है। और बॉटम एंड सपोर्ट जो है वो हमारा L/6 का होता है। ये हमारे बेंट अप बार्स का लोकेशन है। उसके बाद आप देख सकते हो कि प्रीफर्ड स्पैन स्पेसिंग जो है वो हमारा कैंटिलीवर के लिए 7, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 और कॉन्टिन्यूअस के लिए 26 होता है। ये हमारा टू वे स्लैब जो है उसके लिए सिंपली सपोर्टेड के लिए 28 और कॉन्टिन्यूअस के लिए 32 होता है। ये हमारा IS कोड 456 क्लॉज नंबर 24.1 के अकॉर्डिंग ही किया गया है। साथ ही साथ जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट और स्टील है वो भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया है। कवर जो है मेन रेनफोर्समेंट का और मिनिमम थिकनेस जो है वो भी यहाँ पे दे दिया गया है। देन आपका राउंड ऑफ डिजिट जो है वो भी आपको देखने को मिला है कि 25 mm कर दिया गया है, क्योंकि 25 mm 1 इंच के बराबर होता है, इसलिए राउंडिंग मैंने 25 की रखी है। यूजुअली जो बाई डिफॉल्ट रहेगा वो हमारा 5 mm का राउंड ऑफ मिलता है यहाँ पे। उसके बाद मिनिमम स्पेसिंग जो है 125 mm है, मैक्सिमम जो है 300 mm है। और मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन कर लिया है इसको, तो मुझे पता है कि 275 हमारा रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद जो बार्स यहाँ पे अलॉट किए गए हैं, यहाँ पे बहुत सारे बार्स को आपको चेक दिखा गया होगा। इसमें से जो भी प्रैक्टिकल बार्स हैं वो हम लोग को चूज करना है। हालांकि डिजाइन जैसे कि मैंने ऑलरेडी कर लिया है, तो मुझे पता है कि 10 mm बार्स 275 के स्पेसिंग पे इसका रिजल्ट आएगा। अभी जो है यहाँ पे प्रिफर्ड डाया जो है मैंने 10 चूज करके रखा है। मे बी आपके सॉफ्टवेयर में 8 चूज करके रखा हुआ हो, तो आप इसको 10 कर दीजिएगा, क्योंकि अब ये 8 mm का बार स्लैब में कम ही देते हैं। ओके, लगभग ना ही दिया जाता है। हालांकि बहुत सारे डिजाइन जो है वो 8 mm पे भी सेव हो सकते हैं, पर प्रिफर्ड स्पेसिंग आप प्रिफर्ड डायमीटर आप 10 mm का रखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एंड लोकेशंस पे जो दिया गया है वो L/4 जो है वो जनरली जो है सपोर्ट्स पे L/4 का स्पेसिंग दिया जाता है। एंड बॉटम एंड सपोर्ट पे 6 और कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट रहा तो L/4 का दिया जाता है। इस तरीके का स्पेसिंग का कंसिडरेशन लेके हम लोग चलते हैं। कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि लाइक टॉप कॉन्टिन्यूअस जो सपोर्ट है यहाँ पे L/3 आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो टॉप कॉन्टिन्यूअस पे L/3 हो जाता है। बॉटम कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट पे आपका L/4 यूजुअली रहता है, बट आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो L/3 ही बताएंगे। तो आपको जो भी आपके एरिया में रेफर किया जाता हो आप उसको चूज करके रख सकते हो। हम लोग इसको L/3 लेके चलेंगे। ओके, बॉटम कंटिन्यूअस सपोर्ट के लिए भी एंड टॉप कंटिन्यूअस सपोर्ट के लिए भी। इसको सपोर्ट करने के लिए मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा हेजी दिखेगा आपको मे बी। यहाँ पे आप देखिए क्या है कि 0.3 L1 का लिया जाता है। जो हमारा टॉप में जो कॉन्टिन्यूअस या डिस्ट्रीब्यूशन बार जो होते हैं वो 0.3 L1 यहाँ पे लिया गया है, इधर 0.3 L2 लिया गया है। जो हमारा टॉप का सपोर्ट है तो वो हमारा L/3 से हो जाता है। एंड यहाँ पे 0.25 L1 लिया गया है। ओके, तो यहाँ पे 0.25 L1 का कंसिडरेशन किया गया है। ओके, लेकिन जो सॉफ्टवेयर करेगा तो वो इफेक्टिव लेंथ को करेगा, और जो कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है उसी के बीच में रहेगा। तो आप बॉटम में 0.25L रख सकते हो और टॉप में 0.3L भी रख सकते हो। ओके, तो 0.25L को करेंगे तो ये कितना हो जा रहा है हमारे पास बॉटम सपोर्ट्स के लिए L/4 हो जा रहा है, एंड टॉप सपोर्ट्स के लिए L/3 हो जा रहा है। यही हमारा कंसिडरेशन है। और एंड पे तो हमारे पास L/6 का कंसिडरेशन रहेगा ही, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मोर देन 0.15 L1 है। 0.15 को आप कन्वर्ट करोगे तो 1/6 हो जाता है, तो इसलिए हम लोग L/6 लेके चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे
ये जो पोर्शन है इसको हम लोग L/6 बना देंगे, ठीक है। तो बॉटम एंड सपोर्ट्स पे हमारा L/6 हो जाता है। देन बॉटम का जो कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट रहेगा, यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट है, यहाँ पे सॉरी मैं गलत बोल गया, यहाँ पे L/6 रहेगा बॉटम एंड सपोर्ट पे, बॉटम कंटिन्यूअस सपोर्ट में L/4 कर देंगे। एंड टॉप कंटिन्यूअस सपोर्ट पे हम लोग क्या करेंगे, L/3 कर देंगे, ठीक है। तो टॉप कंटिन्यूअस सपोर्ट पे हम लोग क्या करते हैं, L/3 लेके चलते हैं। तो सेम कंसिडरेशंस के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसी के बेसिस पे हमारा जो ड्राइंग रिजल्ट है वो जनरेट होगा। रिबार मार्क मैनेजर में आपको यहाँ पे देख लेना है कि क्या आपको इसी तरीके का रिजल्ट चाहिए। तो अगर आपके लिए सही है तो आप यहाँ पे ऐसे ही रख सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे कुछ चेंज करना चाहते हो नोटेशंस में तो वो चेंज कर सकते हैं, मगर बाय डिफ़ॉल्ट जो दिया गया है वही हम लोग के लिए सही रहता है। देन अगर आप क्रैक विड्थ सेटिंग में इसको क्रैक के लिए चेक करना चाहते हो, परफॉर्म करना चाहते हो चेक्स को, तो कर सकते हो, लेकिन ये एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है एंड जो 3 का बिल्डिंग है तो यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे जो पोर्शन है वो बाय मिस्टेक मेरे से क्लिक हो गया। यहाँ पे आपको बस समझाना था कि आपको सारे एजेस को डिसकंटिन्यूअस नहीं करना है, मतलब डिसकंटिन्यूअस के बेसिस पे यहाँ पे काम नहीं करेंगे। जो हम लोग का कॉन्टिन्यूअस है उसको कॉन्टिन्यूअस रखना है, जो डिसकंटिन्यूअस है उसको डिसकंटिन्यूअस रखेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर रहा हूँ बिना सेव किए, ठीक है। तो जब मैं फाइल को ओपन करूँगा तो मेरा फाइल जो है वो सही से ओपन हो जाएगा, क्योंकि मैंने कोई सेटिंग्स को वहाँ पे सेव नहीं किया था। ओके, अगर आप डिसकंटिन्यूअस कर दोगे तो फिर आपका वही हो जाएगा, हर जगह L/4 वाला सिचुएशन आ जाएगा एंड सेम रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपको अलग अलग जो नोटेशंस देने हैं वो नहीं देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होता है, ये भी एक काम करने का तरीका है जहाँ पे आपको एक इक्वल अमाउंट ऑफ गैपिंग मिल जाता है कि एंड्स पे क्या करना है, वो कुछ अलग अलग नहीं रहता है, दोनों जगह पे सेम ही आ जाता है। तो वो प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी के लिए भी ठीक रहता है, लेकिन हमारे केस में वैसा नहीं करना है हमें। हम जैसा एक्चुअली होना चाहिए पहले वो सीखते हैं, और फिर तो उसके बाद अगर आप डिसकंटिन्यूअस कर दोगे तो क्या होगा वो तो आप समझ ही रखे हो। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ कि टॉप का जो एंड सपोर्ट है, कंटिन्यूअस सपोर्ट है, वहाँ पे हम लोग को L/3 करना है, बाकी जगह पे हमारा L/4 रहेगा, वो सही है। एंड बाकी सारे सेटिंग्स भी हमारे यहाँ पे सही थे, ठीक है। इसके साथ ही हम लोग को डिज़ाइन में जाके ऑटो डिज़ाइन पे क्लिक कर देना है। मेरा जो स्लैब है वो सारा का सारा यहाँ पे डिज़ाइन हो चुका है। इसके बाद अगर आप चाहते हो रिपोर्ट्स को देखना तो आप यहाँ से रिपोर्ट्स में जाके टेक्स्ट शेड्यूल को जनरेट कर सकते हो। अगर आप सिमिलर स्लैब्स को ग्रुप करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिंपली यस पे क्लिक कर दीजिएगा एंड आपके सिमिलर स्लैब्स जो है यहाँ पे ग्रुप हो जाएंगे। देन आपके पास आ जाता है एंड यहाँ पे चेक करिएगा आप कि ये हमारा कॉन्टिन्यूअस रेनफोर्समेंट की तरह ही, सॉरी जो टेल्ड बार है वैसा ना आए। यहाँ पे हम लोग का जो सेटिंग्स है डिजाइन पैरामीटर्स में, ये आपका बेंट अप बार का सिलेक्टेड है। अगर आपको कट बार्स को यूज करना चाहते हो तो कर्टेल्ड रिबार्स का सिलेक्शन लेंगे, नहीं तो बेंट अप रिबार्स यहाँ पे चूज करके रखना है। ओके, उसके बाद हम लोग चलते हैं जनरल अरेंजमेंट प्लान के ऊपर। तो जनरल अरेंजमेंट प्लान को भी हम लोग यहाँ पे जनरेट करके सेव कर लेंगे एंड उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रिपोर्ट है वो होगा इन प्लान डिटेलिंग। तो इन प्लान डिटेलिंग में हमारा जो रेनफोर्समेंट का प्रॉपर अरेंजमेंट है वो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ओके, देन ये हमारा प्लान डिटेल ओपन हो चुका है। अभी डिज़ाइन इनपुट में चलेंगे और डिज़ाइन इनपुट में हमारे पास स्लैब का जो सेक्शंस वगैरह है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ऑलरेडी मैंने ये सारे ड्राइंग जनरेट करके रखे थे, तो इन सब को अवॉइड करने के लिए मैं सिंपली उन सब को रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे पास डबल फाइल्स क्रिएट ना हो जाए। फिर डिज़ाइन आउटपुट में जाऊँगा और यहाँ पे जाने के बाद मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का शेड्यूल सेव कर लेता हूँ पहले। तो ये मेरा 3 मीटर पे है, तो मैं स्लैब शेड्यूल एट 3 मीटर सेव कर लूँगा। उसके बाद जनरल अरेंजमेंट प्लान के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, चलते हैं स्लैब प्लान 3 पे, इसको सेव कर लेते हैं एंड बेंट अप बार में जाके यहाँ पे इसे स्लैब प्लान डिटेल्स एट
3 मीटर। ओके, इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद सब कुछ सेव हो गया है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने जो सॉफ्टवेयर है का डिटेल्स है, यहाँ से तो सब कुछ मिल ही चुका है, तो इसे क्लोज कर लेते हैं और सीधा चलेंगे ऑटोकैड में। ओके, वहाँ पे किस तरीके से मॉडिफिकेशंस करने हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने उस प्लान पे वर्क किया था, तो यहाँ पे मैं हैच जो है बस उसका यूज करूँगा, बाकी सारी चीज़ें मैं स्क्रैच से करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ओपन पे क्लिक करते हैं और जहाँ भी अपने फाइल को सेव किया है वहाँ से आप अपने फाइल को ओपन कर देंगे। ठीक है, यहाँ से सारे डिटेल्स को ओपन कर लेना है। प्लान डिटेल्स हो गया, ये भी ओपन हो गया। ठीक है, अगर आप यहाँ से भी दे देंगे तो आपका जो लोकेशंस के बेसिस पे यहाँ पे काम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, शेड्यूल ओपन करना बाकी रह गया है, तो शेड्यूल को भी ओपन कर लेते हैं। ओके, अभी आप अगर स्लैब शेड्यूल को देखेंगे तो स्लैब 1 और 20 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि एल एस कॉन्टिन्यूस दो जगह पे नहीं है। ठीक है, और 1 और 20 कहाँ है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 20 है, और बाकी सारा में सेम रेनफोर्समेंट जा रहा है। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है ना, तो हम लोग इतनी ज़्यादा कैटेगराइजेशन में नहीं जाते हैं, हम लोग उसको एक सिंगल कैटेगरी में फिल कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसे कर देंगे S1 को ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग S20 को ऐड कर देते हैं। ओके, 7 और 14 जो है वो वन वे स्लैब है, तो इसमें तो हम लोग को डिटेल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा, तो इसको फॉलो कर लेते हैं। ओके, इसके बाद इसे कर देते हैं इरेज। रिमार्क्स में हमने कुछ रखा नहीं है, तो रिमार्क्स को हटा देते हैं और बाकी का जो पोर्शन है इसको ट्रिम आउट कर लेते हैं। ऑर्थो ऑन करके इसको ऊपर मूव कर लेते हैं। देन ट्रिम कमांड का यूज करके जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको ट्रिम कर लेते हैं, और हमारा शेड्यूल जो है स्लैब शेड्यूल M20FE500 एट लेवल 3 मीटर जो है वो रेडी हो चुका है। सेम लेवल्स जो है वो हम लोग फॉलो करने वाले हैं आगे भी, तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ये हमारा 3 मीटर पे भी लगेगा, ये हमारा 6 मीटर पे भी लगेगा, एंड सेम शेड्यूल हमारा 9 मीटर पे भी फॉलो होगा। ओके, तो इसको बस कॉमा के साथ सेपरेट करके यहाँ पे लिख देना है। 11.8 मीटर पे हम लोग का अलग से एक हेडरूम है, तो उसके लिए अलग से शेड्यूल जो है वो बना लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कैटेगराइजेशन जो है स्लैब शेड्यूल का रेडी हो चुका है। यहाँ से सब कुछ कॉपी कर लेना है और इसको अपने एक DWG फाइल में रख लेना है। तो यहाँ पे हमारा स्लैब शेड्यूल आ चुका है। देन हम लोग चलेंगे प्लान डिटेल्स के बारे में ले चलते हैं। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और प्लान डिटेल्स को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देन इसमें भी आपको बहुत सारे बीम्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें से भी बीम का जो ये टेबल है इसको कॉपी नहीं करना है, इसकी ज़रूरत नहीं रहती है प्रैक्टिकली।
उसके बाद जितने भी DXF फाइल्स हैं उन सबको क्लोज कर लेंगे, उसको सेव करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आप इसको सेव करोगे तो आपका एक DXF फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। सॉरी, DXF तो है ही, तो DWG फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो इसलिए हम उसको सेव नहीं करते हैं। अभी जो भी मॉडिफिकेशंस करने हैं वो हमें यहाँ पे करने हैं। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि मैं शेड्यूल दूंगा तो उसमें लिखा हुआ है कि T10@275 हम लोग का प्लेसिंग है, तो ये हर जगह यहाँ पे लिखे रहना तो बेकार ही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट सिमिलर एंड देन उसको इरेज कर देता हूँ। देन बीम का जो नोटेशंस है वो तो मेरा अलग हो चुका है, मतलब वो चेंज हो चुका है कम्प्लीटली, तो मैं उसको भी यहाँ से डिलीट कर दूंगा। सिलेक्ट सिमिलर, कॉलम्स भी हमारे रीनेम हो चुके हैं और पिछले जितने भी ड्राइंग्स है उसमें मैंने उसको रीनेम करके दिखाया भी है। देन ये भी जो है कॉलम्स का नोटेशंस वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि कॉलम के साइजेस जो है वो फर्दर चेंज हो चुके थे, तो इन सबको भी इरेज कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा टेक्स्ट का साइज वगैरह, तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं। उससे पहले आपका ये जो थिकनेस का नोटेशन है कि 125 mm थिक है, ये हम लोग का ऑलरेडी शेड्यूल में मेंशन है कि थिकनेस जो है 125 है, तो हर जगह ये थिकनेस लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम लोग इरेज कर देंगे। तो इससे कुछ कुछ खाली हो जाएंगे यहाँ के पोर्शंस। ओके, और हमें चीज़ें और क्लियरली नज़र आने लगेंगी। ओके, देन आ जाता है नेक्स्ट कि हम लोग को जो डायमेंशंस हैं वो काफ़ी बड़े हैं एंड इसके कारण यहाँ पे काफ़ी क्लमजी हो चुका है, क्योंकि बहुत पास में चीज़ों को रखा गया है। तो हम लोग इसको भी चेंज कर सकते हैं एंड इसको चेंज करने के लिए सिलेक्ट सिमिलर कर लेंगे। उसके बाद मॉडिफाई प्रॉपर्टीज़ को ओपन करेंगे, तो एमओ से उसको ओपन करते हैं। यहाँ पे आपका प्रॉपर्टीज बॉक्स जो है ये ओपन हो चुका है। प्रॉपर्टी बॉक्स को यहाँ रख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि कलर तो हमारा जो डायमेंशन का है ब्लू है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायमेंशन का कलर ब्लू रह सकता है। लाइन्स एंड एरो में जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है एरो का साइज, तो वो वेरीज दिख रहा है, तो एरो के साइज को थोड़ा कम कर लेते हैं। लेट से एरो के साइज को 50 रख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग का एरो का साइज काफ़ी छोटा हो गया, 50 की जगह 100 ट्राई कर लेते हैं। तो अभी विजिबल तो है, या 150 भी ठीक ही है। उसके बाद जो डायमेंशन लाइन है वो सारे ऑन है, इसको ऑन रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग चलते हैं टेक्स्ट के ऊपर। तो टेक्स्ट हाइट जो है यहाँ पे दिखा रहा है वेरीज, तो टेक्स्ट हाइट जो है वो हम लोग रख लेते हैं 150 का। तो टेक्स्ट हाइट थोड़ा छोटा हो गया एंड अभी उतना क्लमजी नहीं लग रहा है। ओके, थोड़ा कम क्लमजी लग रहा है यहाँ पे। तो टेक्स्ट हाइट को ऐसे ही रखते हैं। आप यहाँ से चाहोगे तो टेक्स्ट के साइजेज वगैरह को भी चेंज कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है हम लोग को क्या करना है, यहाँ अगर ये जो लाइंस है इसको हम लोग बोल्ड लाइन बना दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट सिमिलर करके इन सारे लाइंस को बाई लेयर कर देता हूँ, तो ये बोल्ड लाइन बन जाएगा। ओके, उसके बाद फिलेट और ज्वाइन की मदद से इन सब लाइंस को ज्वाइन किया जा सकता है। कैसे करना है, सिंपली यहाँ से फिलेट ऑप्शन को ओपन कर लेना है, दोनों लाइंस को कनेक्ट कर लेना है। ओके, इस तरीके से फिलेट ऑप्शन से हम लोग सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर ऐसी कोई लाइन होगी तो ज्वाइन कमांड काम नहीं करता है कभी कभी, तो हम लोग इसको इस तरीके से ड्रैग करके भी चेंज कर सकते हैं। ओके, अच्छा, यहाँ से स्लैब का नेम्स जो है वो सारा का सारा डिलीट हो चुका है, तो स्लैब के नेम में और 2A लिखा हुआ है, तो इतना कुछ तो यहाँ पर नहीं रह सकता है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि ये जो नोटेशंस है ना इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सारे के सारे नोटेशन जो हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं, इनको भी हम लोग इरेज कर देते हैं।
उसकी जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, ओके वो सारे नोटेशंस इस ड्राइंग से भी इरेज हो चुके हैं, तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इस ड्राइंग को दोबारा यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। फिलहाल के लिए इन सबको बाद में ले आएंगे, क्योंकि सिलेक्ट सिमिलर करना है आपको, तो जितनी भी चीज़ें हैं उसको अलग से ही मॉडिफाई करना सही रहता है। तो अलग से एक फाइल बनाइएगा, बाकी चीज़ें बाद में इंपोर्ट कर लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ पहले कि देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये 390 है, इधर से भी ये हमारा 390 है, तो ये अलग अलग लेवल्स पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसको पहले मूव करके इस स्लैब के अंदर ले आते हैं एंड यहाँ से इसको थोड़ा पास में ले आते हैं, तो इस तरीके से जो टाइम है हम लोग का वो थोड़ा ज़्यादा लग जाता है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में। ओके, यहीं पे जो आपका टाइम है वो लगने वाला है कि आपको स्लैब की जो स्पेसिंग है वो तो कैलकुलेट होके अच्छे से आ गई है, लेकिन आपको फिर उसको अरेंज करके देना होगा चीज़ों को। ओके, यहाँ हम देख सकते हो कि एक लाइन से स्टार्ट करते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं। और एक सीक्वेंस में कामों करते जाएंगे। ये जो स्पेसिंग है वो हमारे पास 280 mm का है। ओके, यहाँ पे एक चीज आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है कि जो बीम है वो सारा कुछ यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रहा है, तो इसी को लाइक इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए मैंने यहाँ पे हैश का यूज किया था, तो मैं यहाँ से हैश को कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग को स्पेसिंग वगैरह जो है वो अच्छे से दिखाई देने लगेंगे। एंड देन यहाँ पे एक कमांड यूज कर लेंगे, हैचबैक। तो हैच का जो लेयर है वो नीचे चला जाएगा, बाकी का लेयर जो है वो ऊपर आ जाएगा। अभी आपको यहाँ से क्लियरली आइडेंटिफाई हो पाएगा कि कौन सा स्पेसिंग किस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, जैसे कि ये दोनों लाइंस जो है और इससे कनेक्टेड जो डायमेंशंस है इसका भी एक मेजरमेंट होना चाहिए था। इसको मूव करके नीचे ले आते हैं तो वो थोड़ा विजिबल हो भी पाएगा। ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, उसके बाद मूव। देन जो 390 है इसको थोड़ा पास में रख लेंगे एंड इधर से जो 390 है इसे भी थोड़ा पास में रख लेंगे। ओके, तो ये मेजरमेंट हम लोग को दिखाई देगा कि किसका मेजरमेंट है, और ये डेटा जो है वो स्लैब के अंदर कन्फाइंड भी हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे जो हम लोगों ने रिजल्ट को जनरेट किया और अलग अलग रिजल्ट्स को जनरेट कर दिया, यानी कि दोनों को L/3 नहीं किया, दोनों को L/4 नहीं किया, तो हम लोग को यहाँ पे डिस्टेंस भी अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे बेंटअप जो है वो हमारा 410 का देखने को मिल रहा है एंड ये जो एक्सटेंशन है वो हमें 545 का देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम होती है जब हम लोग अलग अलग डायमेंशंस का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना कुछ करने के बाद मैं सॉरी टू से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम लोग को एक सेम ही रखने से क्या होता है कि डिटेलिंग में ईज होता है। ठीक है, हालांकि
यहाँ के लिए मैं आपको सिंपली इसको करना बता देता हूँ कि किस तरीके से किया जाना चाहिए। तो बस हम लोग को सारे के सारे जो डायमेंशंस वगैरह हैं उसको इसी तरीके से पास में रख लेना होता है। ओके, एंड डिटेलिंग में हम लोग को हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से लाइक इसको अरेंज कर देना होता है। बस यही हमारी डिटेलिंग रहती है। और इसके बाद जो भी है वो हम लोग करेंगे। तो इतना कुछ समझाने लायक इतना ही था। एक और बात जो है यहाँ बताने लायक है कि यहाँ पे बार में नोटेशंस में एक बार में आपको ये डॉट दिख रहा होगा, एक बार में नहीं दिख रहा होगा। जैसे कि हॉरिजेंटली इस स्लैब में इस बार में है, एक में नहीं है। तो ये होता है कि बार्स को अलग अलग टाइप दिखाने के लिए कि बार ए कौन सा है, बार बी कौन सा है। ठीक है, ये हम लोग को दिखाने के लिए यहाँ पे दिया गया है। ये अलग अलग बार्स हैं। हम लोग के केस में ये दोनों बार्स ही 10mm डाया के हैं, लेकिन ये हो सकता था कि यहाँ पे अलग अलग डाया ऑफ बार यूज हो रहे हो। ओके, तो वो दिखाने के लिए चीजों को अलग अलग दिखाया जाता है। ठीक है, ओके गाइस, सो दैट्स ऑल। अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं दोनों को L/3 बना देता हूँ और उसके बेसिस पे यहाँ पे मॉडिफिकेशंस जो है वो कर देता हूँ। ओके, हालांकि L/4 भी अगर आप करके चलेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो L है वो इंटरनली काउंट किया जाता है, ना कि एक्सटर्नली। यानी कि जो डायमेंशन है वो इसका काउंट किया जाएगा। मैं आपको कैलकुलेशंस भी एक करके दिखा देता हूँ, एक डमी कैलकुलेशन। देखिए, यहाँ से एक डायमेंशन लाइन ले लेना है। डायमेंशन लाइन से मेजरमेंट ले लीजिए। ये क्योंकि एक ऑटोकैड का फाइल नहीं था तो यहाँ पे डायमेंशन स्टाइल सेट नहीं किया गया है। तो अगर आपको इसकी डायमेंशन चेक करनी है तो आपको मैच प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ पे चेक करना होता है। तो यहाँ डायमेंशन कितना है, 3330, राइट। तो कैलकुलेटर को ओपन कर देता हूँ मैं। 3330 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ रहा है, 832.5। तो इसलिए यहाँ पे 835 का दिया गया है। उसके बाद 3330 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ सॉरी डिवाइडेड बाई 3 करना था। तो यहाँ पे L/3 है, इसलिए जो टॉप का रेनफोर्समेंट है वो L/3 आ रहा है, बॉटम रेनफोर्समेंट L/4 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे L जो है वो इफेक्टिव स्पैन यानी कि इंटरनल स्पैन को ही लिया गया है, ना कि सेंटर लाइन को से। ओके, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो आप L/4 लेके चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो सबको L/4 कर लीजिएगा। एंड उसके बाद अभी कुछ मॉडिफिकेशन जैसा होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चीज़ों को कर लेता हूँ।
So guys, we have already completed everything over here. So you can see this was the detailed drawing, and now here we have our plan. Okay, so if you have to give just the basic drawing to someone, then you can just go ahead with this sheet which I have printed just now. That means this one is good enough for small projects. If you are getting good money, then you can go for the detailed drawing and generate a drawing like this, okay, in a detailed way. So I hope all your concepts are clear, एंड अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो और ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपको पता ही है कि क्या करना है। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, जहां हम लोग बात करेंगे पहले तो करेंगे हम लोग हेडरूम का स्लैब सेक्शन, उसके बाद हम लोग स्टेयरकेस के पोर्शन को कवर करेंगे। थैंक यू गाइस।